हमारी मांग थी, हमारी मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम। अभी इस पेंशन स्कीम का जिसका इन्होंने कल जिसकी घोषणा की है उसके फाइन प्रिंट्स देखने हैं हमें। वो ओल्ड पेंशन स्कीम से कितना विलग है, कितना मिलता जुलता है, क्योंकि डिमांड ओल्ड पेंशन स्कीम की थी। 2003 में वाजपेयी सरकार ने पेंशन के बढ़ते आर्थिक बोझ के चलते ओल्ड पेंशन को खत्म कर एनपीएस की शुरुआत की थी। बाद में यूपीए सरकार ने भी इसे जारी रखा। सवाल ये है कि अब इस पर राजनीति क्यों हो रही है। सवाल ये भी है कि क्या एक आम कर्मचारी के लिए एनपीएस की तुलना में यूपीएस वाकई बेहतर है, और क्या यूपीएस के आने से ओपीएस की मांग ठंडी पड़ जाएगी। कि ये जो नई स्कीम लेके आई है सरकार यूपीएस, क्या ये गोपाल कुमार जी के पास जा रहा हूँ मैं पहले, जो एक्चुअली हैं उनसे समझना है मेरे को पहले, गोपाल अग्रवाल जी से बाद में। क्या ये वाकई कुछ है या सिर्फ पुरानी वाली स्कीम को थोड़ा दाएं बाएं कर दिया है और बना दिया? इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। किसी कर्मचारी संगठन ने आके स्वागत नहीं किया इसका। जी नीरज, देखिए ये यूपीएस जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड शब्द का मतलब ही होता है कंबाइंड। तो कहीं ना कहीं इसमें ओपीएस और एनपीएस का एक समागम है। जो ओपीएस से हम बाहर निकले उसकी कुछ मजबूरियां थी उस टाइम। अगर मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दूं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन की कॉस्ट थी पिछले 30 साल में 58 गुना बढ़ा और स्टेट का 125 गुना। इस वजह से हमने ओल्ड पेंशन स्कीम से न्यू पेंशन स्कीम में आए थे। बट एक कहीं ना कहीं एक आवाज थी जनता की कि न्यू पेंशन स्कीम में कोई एश्योर्ड गारंटीड नहीं है पेंशन। तो लोग इसको लाइक नहीं कर रहे थे। कुछ तो गारंटी चाहिए, और हमारे भारत देश में गारंटी का एक अलग ही महत्व है और होना भी चाहिए। जहां पे एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है तो गारंटी जरूरी है। तो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक बहुत ही बढ़िया उस बैलेंस सीख किया है ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में। अगर आप देखें उसको बिल्कुल संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्या डिफरेंस है और क्या है। जब ओल्ड पेंशन स्कीम हमने हटाया तो उसकी एक मेन वजह थी कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है, फिजिकल प्रूडेंस नहीं है, बट बेनिफिट थे उसमें, राइट, बट फिजिकली पॉसिबल नहीं था ये देना। तो न्यू ये जो यूनिफाइड स्कीम है उसमें एक चेंज, सबसे बड़ा चेंज ये है जी कि हमारे ओपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था एम्प्लॉय का, और इस यूपीएस में कंट्रीब्यूशन है जो 10% ऑफ द सैलरी एम्प्लॉय को देना पड़ेगा। तो इसलिए ये फंडेड स्कीम कही जाएगी। दूसरा अंतर ये है कि ओपीएस में आपको लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% मिलता था, यहां पे लास्ट एक साल के एवरेज का। तो एक केस ये हो सकता है कि अगर आपको लास्ट 6 महीने में प्रमोशन मिला तो शायद उस इनकम का 50% आपको नहीं मिले, क्योंकि एवरेज हो जाएगा तो उससे कम होगा। तीसरा जो है, इसमें एश्योर्ड मिनिमम रिटर्न भी, अगर आपने 10 साल पूरा कर लिया है तो कम से कम 10,000 मिलेगा। और एक चौथा फर्क ये है कि इसमें एक लमसम पेमेंट की भी गुंजाइश है। ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको कम्यूट करना पड़ता था अप टू 40% ऑफ द पेंशन अमाउंट। यहां पे उस पेंशन के अलावा आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है। तो ये ओपीएस और यूपीएस में डिफरेंस है। अब जब एनपीएस से देखेंगे तो एनपीएस एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है, आप पैसा डालते हैं, आपका एम्प्लॉयर भी देता है, वो इन्वेस्ट करते हैं, ग्रो होता है, और रिटायरमेंट के टाइम उस पैसे से आप एन्युटी लेते हैं और अपनी रिटायरमेंट पर्पस का यूज करके आप एन्युटी लेते हैं। बट ये एक एश्योर्ड सर्विस है, एश्योर्ड रिटर्न इसमें है, एश्योर्ड आपको पेंशन मिल रहा है। तो जो इसमें 25 साल नौकरी भी करनी पड़ेगी आपको? नहीं, अगर 10 साल हो जाए उसके बाद भी आप प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा वो नहीं है कि 25 साल आपको नौकरी करनी है, और कहीं भी आप प्रोपोर्शनेटली ही होगा वो। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। आप जितने साल काम करेंगे आपका बेनिफिट उसी के हिसाब से होना चाहिए, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं दिख रही। बट ओपीएस में क्या है? ओपीएस में सर्विस का लेंथ की कोई कंडीशन है क्या? उसमें 10 साल थी। उसमें 10 है, इसमें 25 है। हाँ, बड़ा डिफरेंस है। तो गोपाल एक मिनट, अब इसमें 3 बड़े डिफरेंस आपने बताया। पहला कि इसमें कंट्रीब्यूशन है 10% का जी। दूसरा कि लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% होता था, इसमें एवरेज है एक साल की लास्ट ईयर ऑफ द सर्विस का। बहुत बड़ा अंतर हो जाता है गोपाल भाई। जनरली हमने देखा है कि रिटायरमेंट के साल में सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशंस मिलते हैं और उसके बाद उनकी सैलरी में एक शार्प जंप होता है और फिर उसकी सैलरी के हिसाब से पेंशन में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ये ऐसा देखा गया। तो कर्मचारी तो ये सब देख रहा है, समझ रहा है ना कि आप जो नई स्कीम लेके आए हैं यूपीएस, उसमें आप तो कंट्रीब्यूशन ही ले रहे हैं, उससे 25 साल का क्लॉज भी लगा हुआ है, प्लस 1 साल की एवरेज कर दिया आपने।
तो वो क्यों लाइक करेगा? देखिए, लाइक करने की बात यह कि कोई भी इकोनॉमी में आपको एक वेलफेयर स्टेट में सबका वेलफेयर देखना है, और वो वेलफेयर ऐसा होना चाहिए कि फिनेंशियली फिजिकली पॉसिबल भी हो। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। जो पुरानी स्कीम थी वो शायद बेनिफिट बहुत अच्छे थे, बट वो फिजिकल प्रूडेंस के हिसाब से फिजिकली वो पॉसिबल नहीं था, शायद ये इसलिए हटाया गया। बट अभी जो आज जो यूपीएस है वो मुझे एक विन विन सिचुएशन दिखता है, जो फिजिकली प्रूडेंट भी है, और एक आप एक एम्प्लॉय के लिए भी एक बैलेंस्ड वे में आप दे रहे हैं। जब आप टीवी सोमनाथन फॉर्मर जो फाइनेंस सेक्रेटरी, उनकी रिपोर्ट देखेंगे, या उनको जब मैंडेट दिया गया था, एक कमेटी बनी थी 2023 मार्च में, तो उनके भी दो ही आयाम थे उस स्टडी के। एक ये था कि आप बेनिफिट को कैसे इंप्रूव कर सकें कंपेयर टू एनपीएस, और फिजिकल प्रूडेंस कैसे आए। अब जहां आप बेनिफिट इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, तो इंप्रूवमेंट का एक मतलब, एक कॉनोटेशन ये रहा होगा कि क्या हम गारंटी कुछ दे सकते हैं, तो इस स्कीम में गारंटी आई है। जहां तक फिजिकल प्रूडेंस की बात है, यस, फिजिकल प्रूडेंस भी आई है, बिकॉज ये कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है, 10% आप दे रहे हैं। तो ये दोनों आयाम जो है, जो स्टडी का एक दो ये थे, बेनिफिट इंप्रूवमेंट एंड फिजिकल प्रूडेंस, शायद इस दोनों का ये बैलेंस है। गोपाल, ये बात सही है कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से सोचेंगे तो एक बैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन सरकार थोड़ा सा झुकी है। गारंटी डाल दिया, उसमें कंट्रीब्यूशन अपना 18.5% कर दिया, 4-4.5% बढ़ा दिया। ये सब आपने किया ना, हाफ हार्टेडली कर रहे हैं आप। ना तो आप अर्थशास्त्र को फॉलो कर रहे हैं कि भैया इससे भी तो बढ़ेगा बोझ, या बिल्कुल नहीं करते आप, तो पॉलिटिक्स भी नहीं समझ में आ रहा। गोपाल अग्रवाल जी के पास चलते, वही समझाएंगे। अग्रवाल साहब, किसी कर्मचारी संगठन ने स्वागत नहीं किया इसका, पसंद नहीं आई उनको स्कीम ये? देखिए, दो बात है, हमें समझनी पड़ेगी कि देश में जो अर्थव्यवस्था चलने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और टैक्स पेयर्स मनी का भी इम्पोर्टेंस है, और इकोनॉमिक प्रूडेंस जो अभी गोपाल कुमार जी ने कहा वो भी जरूरी है। तो ये तीनों को समावेश करते हैं। टैक्स पेयर्स मनी के महत्व को भी सामने रखते हैं कि उसकी भी सैंक्टिटी, उसकी भी एक तरीके से उसका भी सम्मान करना चाहिए, अभी इसमें है। उसके बाद मिनिमम एश्योर्ड, सबसे बड़ी ओपीएस और डिमांड थी सरकारी कर्मचारियों की कि कोई मिनिमम एश्योर्ड अमाउंट मिलना चाहिए। इसमें मिनिमम एश्योर्ड अमाउंट है, और गोपाल कुमार जी ने कहा कि 50% ऑफ द बेसिक का इसमें सैलरी है, प्लस डियरनेस अलाउंस है, और इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग के साथ भी वो है। तो यह बात भी एक चीज हमें समझनी चाहिए कि पिछले में डियरनेस अलाउंस और बेसिक का 50% था, इसमें बेसिक का 50 प्लस डियरनेस अलाउंस है। तो यह इसमें बेनिफिट होगा उनको, यह बात है उसमें। और यह भी, जब एवरेज आपने कहा कि केवल लास्ट महीने में सैलरी बढ़ती है, ऐसा नहीं है, लास्ट ईयर में बढ़ती है, तो उसका एवरेज में तो एवरेज पूरा साल का आ ही जाएगा। अगर उसकी किसी भी पूरे साल में कभी भी सैलरी बढ़ी है तो उसकी एवरेज आ जाएगी। और अल्टीमेटली अर्थव्यवस्था अब भारत की मजबूत होनी है, तो उसमें ये एक चीज मैं नीरज जी आपके सामने ये भी कहना चाहता हूँ कि जो पॉपुलिस्ट स्कीम के अंतर्गत यूपीए करता था, इन्होंने देखिए हिमाचल में करा, कर्नाटक में अनाउंस कर दिया कि हम ओल्ड ओपीएस में जाएंगे, क्या लागू किए? क्या अनाउंस कर दिया, और उसके बाद केंद्र से कह रहे हैं कि पैसा दे दो। अरे आप प्रदेश सरकार बन के आप अनाउंस कर रहे तो हो, आप क्यों लागू कर रहे हैं? आप अर्थशास्त्र को समझ रहे हैं तो आप क्यों लागू कर रहे हैं? तो हम तो एक इम्प्रूवमेंट देखिए। इम्प्रूवमेंट क्या होता है? आप कह रहे हैं कि फ्री भी महाराष्ट्र सरकार दे रही है 1500 रुपए, अभी लाडला भैया और लाडला बहना योजना आई कि नहीं आई? मैं ये क्या है? फिस्कल प्रूडेंस और दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी में जनता की आवाज और जनता की डिमांड को बिल्कुल ही इग्नोर करके आप अपनी मर्जी, केवल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात नहीं है, इकोनॉमिक प्रूडेंस की बात नहीं है, दोनों का समावेश करना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यूपीएस में आर्थिक विषयों का समावेश भी है, और जनता की डिमांड का प्रजातांत्रिक तरीके से उसका एक सॉल्यूशन भी है। और आने वाले समय में, अभी क्या आज सोमनाथन जी ने क्या आया उनके इंटरव्यू में कि वो यूपीए में, और भी आपने पूरी बात, वो क्या करते थे, एक तो अनाउंस कर दिया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना। दूसरा, उन्होंने कई बार चीजों को आउट ऑफ द बजट, हमने देखा कि 2014 से पहले 2 लाख करोड़ का उन्होंने जो ये जो गोपाल जी, यूपीए सरकार ने अगर ये सब काम नहीं किए तो वो आज विपक्ष में है 10 साल से। क्या आप भी वही चाहते हैं क्या? नहीं, हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि दोनों नहीं, तो मैं सीधा सवाल, नहीं गोपाल जी रुको ना एक मिनट, आप सीधा सवाल मेरा समझ नहीं रहे हो। आप मुझे बताओ, किस कर्मचारी संगठन ने आके ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया आप लोगों का कि आपने तो मेरी मांग पूरी कर दी, मुराद पूरी के, बैकुंठ मिल गया मुझको? किसी ने किया ऐसा? जो एक संगठन नहीं है जो इससे खुश हो। नहीं, जो जिसका पूरी तरह से इंटरेस्ट है। अगर पिछले ओपीएस में और इसमें फर्क तो है, 10% कंट्रीब्यूशन है, इसको कोई हम डिनाई थोड़े कर रहे हैं। एम्प्लॉय तो ऐसा, तो फिर सब चीजें, अगर केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही सब चीजें दे दी जाए क्या?
देखिए एक गोपाल जी वर्ग के सुनिए लिए ना, नहीं होता, सभी ये के लिए शो करता समावेश में। है, ये शो करता है कि आप देर सबेर ओपीएस भी मान लेंगे। कह दीजिए आप इस चैनल पे कि ओपीएस नहीं लागू करेंगे किसी हालत में। नहीं नहीं, अब ये तो प्रजातंत्र है, हमारी मर्जी थोड़ी तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि धीरे धीरे आप झुक रहे हैं, तो सर पूरा कर दीजिए ना फिर एक झटके में। ये क्या है, थोड़ा सा किया, फिर 2-4 महीने आंदोलन चलेगा, फिर थोड़ा सा करेंगे। आप जनता आप को, दबाव में काम कर रहे हैं, सरकार दबाव में काम कर रही है क्या? नहीं, सरकार दबाव में नहीं है, दोनों को अगर वही होता तो ओपीएस लागू कर देते, कांग्रेस की तरह फ्यूचर जनरेशंस को कह देते कि बाकी आने वाली सरकार हम तो लागू कर देते हैं, आने वाली सरकारों को। आज सोमनाथन जी ने क्या कहा, 18.5% का कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार करेगी, प्रदेश सरकार करेगी, और 10% वो करेंगे। सर मुझे सोमनाथन जी की बात से ज्यादा इंटरेस्ट है कि आप क्या कह रहे हैं। नहीं मैं नहीं समझ रहा हूं सर, मैं तो सर नहीं, गोपाल जी बहुत स्पष्ट बता दूं मैं कि या तो मैं अर्थशास्त्र समझता हूं या राजनीति समझता हूं, दोनों को मिक्स नहीं कर समझता हूं। नहीं कोई इसमें कैसे समावेश है? आप ही लोगों ने पहले ये पोजीशन ले रखी है कि पेंशन का बोझ सरकार नहीं उठा सकती है। आप अग्निवीर योजना क्यों लेके आए थे? नहीं तो नीरज जी, आप दोनों नहीं आप समझिए ना, आपने इकोनॉमिक्स का हवाला दे करके एक प्रूडेंस दिखाया और आप ये सारी स्कीम लेके आए, अब आप उसमें डाइल्यूट कर रहे हैं ना। डाइल्यूट तो होगा चीजों में, अगर तो मैं वही तो कह रहा हूं कि या तो इधर रहिए या उधर रहिए, धीरे धीरे आप ओपीएस कर देंगे। ऐसे लक्षण दिख रहे हैं मेरे को। गोपाल जी की बात चलते हैं, रुको दूसरे वाले गोपाल जी, गोपाल जी नहीं, 10 सेकंड और दे दीजिए, लीजिए 10 सेकंड लीजिए। बाइनरी नहीं होता इकोनॉमिक्स में, कभी इधर चले जाओ या इधर चले जाओ। सर बाइनरी बनाया है, पिछले 4 महीने में बाइनरी बनाया है। लेटरल हायरिंग क्यों वापस लिया आपने? बाइनरी है ना वो, क्यों वापस ली? लाए और वापस ले ली बाइनरी। नहीं बाइनरी है तो नहीं, सरकार को लगा। अरे जो चीज गोपाल जी सुनो ना, एक चीज आप लेके आए, सोच विचार के लाए ना, थॉट प्रोसेस था ना उसके पीछे, हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, आप उसको अगर 24 घंटे में वापस ले रहे हैं और ये हवाला देते हुए कि जनता पसंद नहीं कर रही, लोगों का विरोध है, तो पहले सोचना चाहिए ना ये सब चीजें। 1947 में जो डिसीजन हुआ उसके बाद देश में कोई बदलाव नहीं मैं 1900 मैं तो अभी अगस्त 2024 की लेटरल हायरिंग की बात कर रहा हूँ सर, एक हफ्ते के अंदर की बात कर रहा हूँ। आप तो 47 में कहाँ पहुंच गए? गोपाल कुमार जी के पास चले। नहीं तो अब गोपाल जी, अरे सर एक बार दूसरे गोपाल जी, गोपाल अग्रवाल जी सुनो ना, गोपाल कुमार जी आप तो एक्चुअली हैं, आप ज़्यादा समझते हैं इन सब चीज़ों को, तो आप फाइनेंशियल टर्म में भले ही इस बात को कह रहे हो कि एक फिस्कल प्रूडेंस है, इधर भी थोड़ा ना हो उधर भी थोड़ा, बीच का रास्ता निकालें। बीच के रास्ते की गुंजाइश आजकल के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बची है क्या? आप दिन में 3 बार अपने फैसले बदल रहे हैं, तो कैसे बिलीव किया जाए? सामने वाले को लग रहा है कि अभी थोड़ा और दबाव बनाएंगे तो ओपीएस आएगी, और लाएंगे, अभी गोपाल जी लेके आएंगे ओपीएस। देखिए नीरज जी, इसकी शुरुआत 2022 में एक आंध्रा मॉडल ऑफ पेंशन आया था, कहते हैं आंध्रा मॉडल ऑफ गारंटेड पेंशन स्कीम बोलते हैं उसको, ठीक है। उसमें ये था नीरज जी कि 33% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी या 40% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी, 2 ऑप्शन थे, और उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए आपके कंट्रीब्यूशन रेट भी अलग अलग थे। तो जब बाकी सरकार ने जब ओपीएस की बात शुरू की कि हम पुराने ओपीएस को लेके आएंगे, तब एक आंध्र प्रदेश ने एक सोचा कि क्यों ना हम एनपीएस और ओपीएस को मिक्स करके इन्होंने एक बनाया। तो मुझे ये पता चल रहा है कि मुझे लग रहा है इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं उस आंध्रा मॉडल ऑफ जीपीएस से निकल कर आता है, जहां से गारंटी भी देनी है, कंट्रीब्यूशन भी आना है, और एक बैलेंस ढूंढना है। जो गारंटी जो जनता को चाहिए वो गारंटी देना है, इकोनॉमिक्स को जो चाहिए कि जो कॉस्ट उसकी बिल्कुल रीजनेबल हो एक्सचेकर के लिए, वो भी होना है। बट पॉलिटिकली ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में आपको पता है हमेशा एक द्वंद्व रहता है, और कहीं ना कहीं ये दोनों ही ऑड सब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते। लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ, मेरी एक पर्सनल राय है कि हमने ओपीएस की बात की, एक पार्टी ने ओपीएस की बात की और उन्होंने 4-5 स्टेट में अनाउंस भी किया हमें ओपीएस लाना है, बट जैसा अभी गोपाल अग्रवाल जी ने बताया कि वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। एक होता है अनाउंस करना, एक होता है कि आपके पास इम्प्लीमेंट करने की स्ट्रेटजी होना। अगर आप सिर्फ डिक्लेयर करें और उसको इम्प्लीमेंट ना करें, ठीक है, वो भी कहीं हद तक पॉलिटिकली शॉर्ट रन में सही हो सकता है, बट पॉलिटिकली लॉन्ग रन में ये कहीं सही नहीं है। जी गोपाल कुमार जी, इसका मैं एक उदाहरण देता हूं कि मैंने जिस पार्टी ने ये कहा था कि ओपीएस आना चाहिए, मैंने देखा है, कहीं सुना भी है कि उनके मैनिफेस्टो में, लोकसभा के इलेक्शन के मैनिफेस्टो में ओल्ड पेंशन स्कीम की बात नहीं की गई, कि शायद उन्हें ये एहसास हो गया कि स्टेट में जहां हमने ये बात की थी वो हम नहीं कर पाए। गोपाल ये तो और खतरनाक बात आपने बता दी कि आप उनके ट्रैप में फंस गए हैं, जो वो खुद नहीं कर रहे हैं आप उसके ट्रैप में फंस रहे हैं। और जो जगन रेड्डी वाली बात आपने की ना, ये आंध्रा का मॉडल चिपका दिया है, 95% क्लोन है उसका, ये उस स्कीम को मैंने पढ़ा है, जगन रेड्डी वाली जी, लगभग वही चीजें यहाँ फिट करने की कोशिश की, थोड़ा बहुत हेर फेर करके। तो 33% और 40% की जगह 50% है, वो एवरेज सैलरी पे है।
तो जो बड़े बड़े लोग ये 2 साल से माथापच्ची कर रहे थे इस कमेटी के अर्थशास्त्री लोग, वो कुछ नहीं कर रहे, दरअसल वो उस स्कीम को पढ़ रहे थे और उतना समय लगा दिया पढ़ाने में, जो 2 घंटे में गोपाल जी पढ़ के बताए थे कि इसमें ये चेंज कर दो। तो अगर आप ओरिजिनल थिंकिंग के साथ नहीं आ रहे हैं, कोई क्लियर व्यू लेके नहीं आ रहे, एक पुरानी पढ़ी स्कीम को कॉपी करके इधर चिपका रहे हैं, तो क्या फायदा होगा इनका? और फिर सामने वाले के ट्रैप में भी आ रहे हैं, तो ना आप इधर है ना उधर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गोपाल अग्रवाल जी, क्या आपको लगता है कि आगे जाते हुए इसमें बहुत सारे पेच फंसेंगे और ये आपको कोई फायदा नहीं देने वाली स्कीम? पब्लिक इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, नहीं है, मतलब जो 6 लाख एम्प्लॉय हैं वो। हाँ, तो जो जिनका इंटरेस्ट में थोड़ा भी हर्ट होता है तो वो लोग थोड़ा रेजिस्ट करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज तो सभी तरीके से करना होगा ना। बाइनरी मैंने पहले ही कहा था कि हर चीज में केवल यह कर दो या वो कर दो, वैसे में इकोनॉमिक्स नहीं चलती। अच्छा, थोड़ा सा और किया जा सकता है क्या? अभी थोड़ी गुंजाइश है अभी ना इसमें, वो 10% को हटा के ना कर सकते हैं। देखिए, पहली बात है, सरकार ने कहा है कि सेल्फ फाइनेंसिंग होना पड़ेगा, फ्यूचर जनरेशंस का आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। उसके अंदर जो भी चेंजेस होंगे, हो सकता है कंट्रीब्यूशन थोड़ा सरकार बढ़ा दे, ये कर दे, लेकिन ये सब सोच के किया गया है। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी मतलब ये ऑप्शन खुला हुआ है, स्पेस खुला हुआ है, ओपन पोजीशन है। ये अभी आपने बताया कि थोड़ा और कंट्रीब्यूशन बढ़ा दे, आप ही कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये कोई का फिक्स नहीं होता। मैं 2014 में डिसीजन लिए तो बदल। ठीक है गोपाल अग्रवाल जी, रुको अभी जरा। ए.के. वाजपेयी जी आपके सहयोगी हैं, बहुत मामले में अड़ंगा लगाते रहते हैं वाजपेयी जी। अभी इन्होंने इसमें लगाया था लेटरल हायरिंग में, वापस कर लिया आपने। वाजपेयी जी, कैसी लगी आपको स्कीम? स्कीम तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो करीब इससे 23 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, और अगर स्टेट के भी मिला लिए जाए तो 23 मिला के टोटल 90 लाख के करीब बनते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा, पहले हमें एक नुकसान जो हमने पढ़ के निकाला इसमें, वो क्या है कि SC ST के जो रिजर्वेशन वाले एम्प्लॉय हैं उनको अपॉइंटमेंट के टाइम में एज में सुनो वाजपेयी जी, मुझे पता था कि ये पॉइंट आएगा। 25 साल की नौकरी छट जाएगी वो। जी बताओ। हाँ, तो उसमें क्या है, उनको कंसेशन मिलता है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, एज में। तो वो होता क्या है कि एज में वो 35-40 साल तक जाते हैं, तो 40 में 25 अगर यूज करें तो वो 65 हो जाते हैं। मतलब रिटायरमेंट 60 पे होगी, 58 पे होगी, अब तो 60 में है, तो वो उनको तो एक भी पेंशन नहीं मिलेगी। मतलब ये कितना गंभीर समस्या है। मिलेगी, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। डेफिनेटली मिलेगी, जितने साल भी 10 साल। साल का नहीं, जो 25 साल क्वालिफाइंग पे मिलेगी, 12 महीनों की लास्ट क्वालिफाइंग 10 साल है क्वालिफाइंग। नहीं, वो उसमें 10 साल वालों को 10,000 मिलेंगे। प्लीज गोपाल जी, नहीं, 10 से कम है उनको 10,000 मिलेंगे। 10 से 25 सालों को 10,000 मिनिमम 10,000। 10 से कम वालों को 10,000 मिनिमम मिलेंगे। 10 से साल से कम वालों को 10 से 25 वालों को। जो स्कीम अभी पड़ी है उसमें हमारा कंसर्न सिर्फ इसी बात का है कि अगर हमारे 40 में अपॉइंटमेंट होगा तो 25 वाला तो मामला हमारा आएगा ही नहीं, तो हमको सबसे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। एक तो ये बात है। दूसरा, अगर सरकार के नजरिए से देखें तो सरकार का कंट्रीब्यूशन NPS में करीब मेरे ख्याल से 14-14.5% के करीब था, तो इसमें स्कीम में वो कंट्रीब्यूशन इन्होंने 18.5 कर दिया, बढ़ा दिया एक तरीके से, तो ये तो ठीक बात है। और जो 20 पहले NPS जो थी, न्यू पेंशन, जो 2004 में वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में आई थी, उसमें 20 साल थी, अब वो 20 साल से बढ़ा के 25 साल कर दिए। ये देखना पड़ेगा। मतलब गोलमाल तो हुआ है, लेकिन आप बार बार ये पूछ रहे हैं कि जी स्वागत नहीं किया। स्वागत का सवाल नहीं है। सरकार का एक्ट ये है कि चीजों को कैसे बैलेंसिंग करे। फिजिकल वाजपेयी जी, आप एक तरफ रहो ना, आप या तो इधर रहो या उधर रहो। नहीं, एक तरफ नहीं रहेंगे, सही को सही कहेंगे। ये बैलेंसिंग एक्ट मत करो। पहले देखो एक एक करके, पहले जो आपने क्वेश्चन उठाया ना उसका जवाब है। गोपाल अग्रवाल जी, आप अपने सहयोगियों से बात नहीं करते क्या स्कीम लाने से पहले? नहीं, देखो, अभी मैं वाजपेयी जी का पूरा सम्मान करता हूँ नीरज जी, लेकिन एक क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहता हूँ कि 10 साल क्वालिफिकेशन एज 25 नहीं है, 10 साल है। 10 साल से जो मिनिमम 10 साल की भी सैलरी होगी तो 10,000 रुपया मिनिमम मिलेगा। 10 से ऊपर 25 वाले को पूरा 25 जो कंप्लीट कर देगा उसको बेसिक का 1 साल के एवरेज का 50% मिलेगा। अगर किसी ने 15 साल की सैलरी की है तो उसको 15/25 के हिसाब से 50% का बेसिक का मिलेगा। इसलिए 10 से अगर 11 साल भी किया तो उसको 11/25 का प्रोपोर्शनेट मिलेगा और डियरनेस अलाउंस पूरा मिलेगा एक बार। तो इसलिए 10 साल एलिजिबिलिटी है। 10 से ऊपर जितने भी साल हो जाते हैं
तो उसको प्रोपोर्शनेटली 50% का उतना मिलेगा पेंशन। इसलिए 25 साल एलिजिबिलिटी दी है, 25 साल तक हो जाएगी ऊपर तो उसको 50% तक का मैक्सिमम मिल जाएगा, उससे कम प्रोपोर्शनेट मिलेगा। एक चीज। दूसरी बात मैं क्लैरिफिकेशन ये देना चाहता हूं कि ये जो 18.5% की बात है, सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन की बात की, उनने अभी एस्टिमेट करके कहा है। अगर इसके लिए गारंटी जब हो गई केंद्र सरकार की तो 20 लगेगा या 22 लगेगा, वो अपने हिसाब से हर साल बदल सकते हैं। इसलिए अभी 18.5% उन्होंने कैलकुलेट किया है कि 18.5% हम अभी कंट्रीब्यूशन लगता है बजट में कि इसमें 18.5% सरकार को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वो करेंगे। पहले में 14 था, उसके बाद कम हो जाता और कुछ नहीं करते थे। इसमें अगर ज्यादा सरकार को देना पड़ेगा तो 18.5% से ज्यादा भी कंट्रीब्यूट करेंगे। और फिर जी ठीक है, ठीक है, नहीं और भी तो बात है, आप केवल 50% की बात कर रहे हो, डियरनेस अलाउंस दे रहे हैं, इन्फ्लेशन दे रहे हैं, ग्रेच्युटी दे रहे हैं। अरे जब इतना सब कुछ दे ही रहे हैं तो ओपीएससी लागू कर देना सरकार। अरे तो फाइनेंशियल जो नीरज जी सर ये नहीं गोपाल जी, मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये फाइनेंस आपके मतदाता नहीं समझते हैं, आप इस मोटी सी बात को समझ नहीं रहे। अरे देश की अर्थव्यवस्था आपके सहयोगी नहीं समझ रहे हैं। नहीं तो अभी इसीलिए ये क्यों नहीं, बात क्या होती है, अपोजिशन इस वक्त नेगेटिविटी में नैरेटिव खड़ा करने में, हम भी समझा रहे हैं, अब आपके सामने समझा रहा हूं, मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो मेरे को पकड़ देना, आपके पास तो रिकॉर्ड है मेरा। तो मैं जब कह रहा हूं कि 18.5% जो केंद्र सरकार कह रहा है वो अभी के लिए एस्टिमेटेड है, अगर ज्यादा लगेगा तो ज्यादा देंगे, ज्यादा लगेगा मतलब कैसे? एक मिनट रुको भाई, आप टेक्निकल बहस मत करो। गोपाल कुमार जी, ज्यादा लगेगा मतलब क्या है? फॉर्मूला कैसे चेंज करोगे आप? सर एक मिनट, गोपाल कुमार जी समझना, अग्रवाल जी रुको एक मिनट। हाँ जी नीरज जी, ऐसा होता है डिफाइंड बेनिफिट स्कीम में जो आपको पे करना है वो फिक्स है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट और बाकी पैरामीटर से आपके कंट्रीब्यूशन चेंज हो सकते हैं। जैसे गोपाल अग्रवाल जी ने कहा कि अभी 18.5% कंट्रीब्यूशन सरकार का है, एम्प्लॉयर का है, तो ये जब बढ़ेगा तो बढ़ भी सकता है। क्या ये फाइन प्रिंट में देखना होगा, कहीं ये लिखा है क्या कि जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन है इन एनी केस 10 से ज्यादा नहीं होगा? ये भी देखने की बात है। या हो सकता है फ्यूचर में इसको भी रिव्यू करा जाए, राइट? तो आपको कहीं गारंटी है क्या? नहीं, अभी मेरे हिसाब से तो मैंने और अरे सर आप भी बता, मेरे हिसाब से बता रहे हो ना, मैं नहीं मानता इसको। एम्प्लॉय का 10% ही है। 18.5 और 10 के सिवा मैं कुछ नहीं मानूंगा। आप नहीं पढ़ गया और तो फिर दूसरा कौन समझाएगा इधर? 18.5 और 10 में दोनों ही फिक्स है या सिर्फ एक फ्लेक्सिबल है? सिर्फ सरकार वाली फ्लेक्सिबल है, या कल के दिन 2 साल बाद 4 साल बाद ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी 2% बढ़े, या जितना बढ़ाना है दोनों आपस में बांट ले, ऐसा भी हो सकता है। ये फाइन प्रिंट देखने के बाद ही पता चलेगा। बट मैं एक सिर्फ ये सवाल था, अनाउंस होगी तब पता चलेगा जी। लेकिन अब तक ये है कि 18 को तो स्पेसिफिकली कहा है। एक मिनट विजय त्रिवेदी जी, अब आते हैं जरा मोटे सवाल पे। ये सरकार क्या दबाव में काम कर रही है? देखिए पेंशन ओपीएस की मांग चल रही थी, थोड़ा बहुत ट्वीक करके ले आए। अभी कुछ दिन पहले आपने लेटरल एंट्री देखी थी, जेपीसी में गया वक्फ बोर्ड का मामला, कोटा विद इन कोटा में राय नहीं साफ कर रहे हैं, जाति जनगणना में भी गोलमोल बातें करते हैं, कभी इधर कभी उधर, कुछ खुल के नहीं बता रहे, जनगणना करा भी नहीं रहे, अभी अनाउंस भी नहीं किया है। क्या ये सरकार प्रेशर में आ गई है क्या? देखिए नीरज जी, आप बहुत विद्वान लोगों में से, आप क्या है परेशान करते हैं सरकार को। जब सरकार नहीं सुनती वाजपेयी जी की बात तो आप कहते हो एरोगेंस सरकार है, जब सुन लेती है तो आप कहते हो यू टर्न ले लिया। क्या करें आप बता दो सरकार को, गोपाल जी को आप बता दें। असली बात क्या है कि आप फिर वहीं पर आ जाते हैं हम लोग कि 2024 के नतीजे तो देखिए ना। ये तो मान नहीं रहे अग्रवाल जी। काम समय परिस्थिति काल के हिसाब से होता है ना। अब आप गोपाल जी को परेशान करते कि वाजपेयी जी की बात आप नहीं सुनते क्या? अभी 10 साल की आदत थी, नहीं सुन रहे थे 10 साल से, अब थोड़ा सा फर्क पड़ा है तो सुनना पड़ता है। वाजपेयी जी की बात को भी सुनना पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो लेटरल एंट्री की बात हो या कोई और बात हो, तो सरकार के ऊपर दबाव भी है। लेकिन ये भी समझिए कि जब हम यू टर्न लेते हैं ना कई बार, तो यू टर्न कई बार आपको आगे ले जाने के लिए भी लेना पड़ता है, हमेशा पीछे ही नहीं जाता ना। तो हो सकता है सरकार कुछ आगे बढ़ाने के लिए कर रही हो कि यू टर्न कैसे ले। लेकिन प्रेशर कहां पर है? प्रेशर आपने जो बहुत बड़ा सवाल किया कि कांग्रेस सरकारों ने राज्यों में जिस ओपीएस को लागू कर लिया, मतलब वादा किया और लागू किया, उसको अपने सेंट्रल मतलब उसकी बात की, उसको सेंट्रल मैनिफेस्टो में यानी लोकसभा चुनावों में क्यों नहीं दिया? और बीजेपी उसको समझे बिना उसके प्रेशर में आ गई। ठीक है। दूसरी बात, टीवी सोमनाथन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल सुनिए, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि इसमें दोनों स्कीम चल रही हैं, एनपीएस भी चलेगी, नेशनल पेंशन स्कीम जिसको हम लोग न्यू पेंशन स्कीम कहते हैं, और यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी चलेगी।
लेकिन उसमें क्या कहा सोमनाथन साहब ने कि मुझे लगता है कि 90% से ज्यादा लोग न्यू पेंशन स्कीम को छोड़कर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आ जाएंगे क्योंकि ये ज्यादा फायदेमंद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विजय त्रिवेदी जैसे अनपढ़, कमजोर, समझने वाले लोग नहीं है, उनका आप 10 साल से नुकसान कर रहे थे, क्योंकि सोमनाथन साहब तो फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, वो समझ रहे थे कि एनपीएस जो है कर्मचारियों के फायदे की नहीं है, इसीलिए अब 90% लोग उसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आएंगे ना, यदि उसको माने। मैं दोनों, गोपाल जी ने, हमारे विद्वान लोगों ने उसको बहुत साफ तरीके से बात की है, लेकिन यदि सोमनाथन साहब की बात मानूं और वो कह रहे हैं कि 90% लोग न्यू पेंशन स्कीम से, यानी नेशनल पेंशन स्कीम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आ जाएंगे, इसका मतलब सरकार को ये समझ में आई बात कि ये जो स्कीम 10 साल से हम चला रहे थे, और उससे पहले 10 साल यूपीए सरकार भी चला रही थी, नहीं तो आप नाराज होंगे कि भैया यूपीए सरकार में भी था, तो वो आपको ठीक नहीं लगी जब आपने उसको रिव्यू किया और आप प्रेशर में आकर उस पर आ गए। और मुझे अब भी लग रहा है, जो गोपाल जी जिस तरह से बढ़ रहे हैं 18%, फिर 20% और 22%, कि कहीं ये सरकार उस प्रेशर में आके ओल्ड पेंशन स्कीम पर ना आ जाए। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं तो अर्थशास्त्री नहीं हूं, मैं सीधी बात कर रहा हूं। न्यू पेंशन स्कीम की क्या बात थी कि हमारा जो एम्प्लॉय है, मिडिल क्लास है, वो कंजर्वेटिव होता है सोच में। अब वो नीरज जी की तरह से नहीं होता ना कि आज शेयर में कहां पैसा लगाना है, कल कहां लगाना है, कौन से म्यूचुअल फंड में लगाना है, हाई रिस्क है, लो रिस्क है, इसलिए उसको उसमें ज्यादा परेशानी थी। फंड की बात आपने की क्योंकि वो अनफंडेड स्कीम थी, ओपीएस जो थी। अब आप इसको फंडेड स्कीम में ले आए हैं, तो बहुत सारी चीजों पर क्या फंडेड स्कीम को एक्सेप्ट कर रही है और क्या सरकार इसके दबाव में आएगी जब और राजनीतिक दल आएंगे। और हो सकता है अभी जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं अगले 2-4 महीनों में 4 राज्यों के, उनके नतीजे सरकार को किस दबाव तक लाते हैं। क्या सरकार सोचेगी भैया ये यूपीएस जो है ये भी काम नहीं कर रहा, इन्वर्टर लाना चाहिए। तो जो अलग तरीके से सरकार को अलग अलग समय पर देखना पड़ता है। और पिछले 3 मतलब जब से 4 जून के बाद तो लगातार सरकार एक तरह से दबाव में दिखाई दे रही है, राजनीतिक दबाव है। उसे आप विपक्ष का मत मानिए गोपाल जी, तो सहयोगियों का दबाव मान लीजिए। सहयोगियों का नहीं है तो आप अपने आप रिकंसीडर कर लो, जो पिछले 10 साल में नहीं दिखाई दिया। और अभी मैं ये देख रहा था कि किसी भी, जो आप सवाल बार बार कर रहे हैं, किसी एम्प्लॉइज फेडरेशन ने या ऑर्गेनाइजेशन ने इसके सपोर्ट में आकर ढोल बताशे और वो नहीं बांटे हैं। तो क्या अभी जब ये रिव्यू होगा और उस पर सारी बातें आगे बढ़ेगी, और जैसे हमारे एक और मित्र ने कहा कि भाई वो कंट्रीब्यूशन को भी कहीं आप बढ़ाने वाले तो नहीं है, क्योंकि पेपर्स ये वैसे ही होते हैं जैसे वो इंश्योरेंस कंपनी के होते हैं ना, जिसके 200 पॉइंट्स पढ़ते नहीं है आप और साइन करते हैं। तो हो सकता है उसमें बहुत सारी बातें निकल कर आए, लेकिन सरकार के लिए अब जरूरी है कि वो सबके साथ सलाह लेकर उन कामों पर कैसे बढ़ेगी। और ये मत करिए, नीरज जी की बात में मत जाइए कि एरोगेंट सरकार है या बैक ट्रैक कर रही है, ये तो सब चलता रहता है कि कोई भी काम कर रहा हो, लेकिन इसका मतलब या तो बहुत जल्दी में कर रहे हो आप, इतना दबाव हो गया कि आप तुरंत, ये इसकी भी क्या जरूरत थी। आज अभी तो 3 मैं यही तो मैं कह रहा हूँ विजय जी कि आप पीएस पर आ गए, दबाव में काम कर रहे हैं। आप सोच विचार के करते ना, फिर इफ बट नहीं लगाते। या तो आप अर्थशास्त्र समझ लीजिए या राजनीति समझ लीजिए, आप दोनों नहीं समझ रहे, घालमेल कर रहे हैं उसका, और उसके चक्कर में होगा। बिल्कुल वही परेशानी है कि दबाव हो रहा है। और वो दबाव क्या होता है, देखिए जब आदमी बीमार होता है ना और क्रिटिकल उसमें होता है, तो आप सब इलाज करते हो, डॉक्टर साहब को भी दिखाते हो, होम्योपैथी की गोली भी खा लेते हो, भैरव बाबा की भभूति भी ले लेते हो, सब काम करने पड़ते हैं। जब ठीक ठाक से चल रहे होते हो तो आपके जो आपकी पसंद का डॉक्टर या फिजिशियन उसको दिखा रहे हो। प्रेम कुमार जी को ले आते हैं बीच में। प्रेम कुमार जी, आप बताइए कैसी लगी आपको ये स्कीम? बढ़िया है? देखिए, पहले वाला खराब था, तब तो उससे बढ़िया आया। ये है नहीं, पहले वाला खराब कहा था, ओपीएस इतना बढ़िया था। हाँ, पहले वाला अच्छा था। मुख्य बात यही है कि कर्मचारी संगठन के नेता भी इस ओर उंगली उठाते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट हैं, इवन जुडिशरी में जो लोग हैं या जिन्होंने ये यूपीएस बनाया है, इन लोगों का अपना जो है, ये लोग ओल्ड पेंशन लेते हैं, खुद ओल्ड पेंशन पे हैं, एनपीएस पे नहीं, और लेकिन दूसरों को सजेस्ट करते हैं कि एनपीएस लीजिए। तो ये जो दुविधा है, ये जो अविश्वास का वातावरण है, या फिर अभी भी जो बात है कि अभी यूपीएस जो आया है इसमें कुछ फर्क होगा और बाद में कुछ बदलाव होगा, यानी स्थिरता का अभाव है, अभी भी संशय है। और सबसे बड़ा पॉइंट जो वाजपेयी जी उठा रहे थे और अग्रवाल जी हस्तक्षेप करने के बावजूद वो क्लियर नहीं कर सके, वो ये था कि जो SC ST जिसका कि 35 साल 37 साल में एज लिमिट होता है सरकारी कर्मचारी में फॉर्म भरने का, उनका 25 साल पूरा ही नहीं होगा। तो आप ये समझिए कि आदिवासी और दलित जो हैं, उनको तो वो फील करेंगे, चीटेड फील करेंगे ना, कि हमारे लिए तो है ही नहीं है। फिर जब हमारे लिए नहीं है तो फिर किसके लिए है?
तो ये सरकार तो निश्चित ये तो बदलना ही पड़ेगा। सरकार इस फीलिंग को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि आदिवासी और दलितों के को आप 25 साल की नौकरी पूरी होंगी तभी आप देंगे, और वो पूरी होगी ही नहीं, तो उसकी पूरी होगी ही नहीं तो पूरा बेनिफिट उनके लिए नहीं है। फुल बेनिफिट छोड़िए कितना पूरी होगी और कितना मिलेगी, अरे उस सबके लिए जो समान पॉलिसी होती है वो तो नहीं है ना उनके साथ। ये सबसे बड़ा फर्क है। तो जो सबके लिए समान है, SC ST के लिए असमान है, तो ये विरोध का बहुत बड़ा पॉइंट है। इसके बाद ये इसको लाया जो गया था OPS से NPS पे, जब हम आए थे तो कर्मचारियों को कुछ बताते थे, और अभी भी प्रूडेंस की बात होती है। भाई कर्मचारी से कुछ छीन लो वो प्रूडेंस है, कर्मचारियों को दे दो वो प्रूडेंस नहीं है। तो ये जो सोच थी ना, पहले बताया गया कि OPS से बढ़िया NPS है और लोग अपने आप इसको स्वीकार करेंगे, बाजार में पैसा इस्तेमाल होगा और उसके इनको इक्विटी पर इनका पैसा लगेगा और भी ज्यादा पेंशन मिल सकता है। ये बातें समझाई गई थी जो सब्जबाग साबित हुए, मिली नहीं, लोगों को महसूस हो गया। तो अब जब बीते 10-12 साल में महसूस किया लोगों ने कि हमें वो नहीं मिला जो हमें सब्जबाग दिखाया गया था, तभी तो ये UPS आया है। तो क्या ये UPS उस सपने को पूरा करता है? अभी भी नहीं करता, OPS के मुकाबले नहीं है ये मूल बात है, यही चिंता का विषय और यही कर्मचारियों का पॉइंट है जिसको वो लोग रख रहे हैं कि आप OPS दीजिए, इधर उधर की बात न कीजिए, अब हम NPS को परखा, अब हम UPS को परखें क्या? ये सवाल है। सवाल वाले AK वाजपेयी जी, जैसे अभी विजय जी ने भी कहा कि सोमनाथ जी कह रहे हैं कि 95% लोग इसमें आ जाएंगे NPS से, तो NPS अच्छा नहीं है, ये वाली ज़्यादा अच्छी है। सरकार को कुछ समय बाद ऐसा लग सकता है 2-4 महीने में कि ये स्कीम भी बढ़िया नहीं है यार, OPS में ही चलते हैं, ऐसा लगता है आप लोगों को? बदलाव तो होना चाहिए ना, अगर कोई चीज जनता के लिए फिट नहीं बैठती। आप OPS के फेवर में है कि UPS के? पहले तो ये बताओ, एकदम क्लियर बाइनरी क्वेश्चन है ये। देखिए ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। अरे एकदम सीधा सवाल सर, एकदम हाँ नाम जवाब देना है, ऑप्शन नहीं है इसमें। ना ऐसे नहीं, मैं इसका जवाब देता हूँ। ऑप्शन अवेलेबल है, आपको अगर NPS पे रहना है तो NPS पे रहो, और ये OPS पे आना है तो OPS पे आ जाओ, तो उसमें कोई ये बाइंडिंग थोड़ी हो गई। नहीं सरकारी कर्मचारी, अरे सुनो ना, आप क्वेश्चन नहीं सुने सर, आप मेरे पर्चा ठीक से पढ़ो सर, आजकल लीक हो जाते हैं। मैं एकदम सीक्रेट क्वेश्चन है हमारा ये, आपकी पार्टी और आप लोग OPS के फेवर में है या जो ताजा UPS आई इसके फेवर में है? देखिए हम सरकार का हिस्सा हैं, यदि हम सरकार का हिस्सा है और हम अपनी जिम्मेवारी भलीभांति समझते हैं, और भलीभांति सरकार के प्रति समझते हैं, NDA के प्रति समझते हैं, तो जनता के प्रति भी समझते हैं। देखिए जिसको नहीं लेना ना ले प्लीज। अरे नहीं लगा हुआ, एक तरफ लड्डू बट रहा है, एक तरफ बतासा बट रहा है, आपको जिसको लेना ले, अरे जो लड्डू ही लेगा ना आदमी, जिसको लड्डू ले बतासा क्यों लेगा आदमी? ये बताओ, बतासा कोई क्यों लेगा? हम इसका स्वागत तब करेंगे, आप सुनिए जवाब, हम इसका स्वागत तब करेंगे जब जो हमारी चिंता है SC ST वाली, उसका कोई क्लैरिफिकेशन निकले या समाधान निकले, अन्यथा हम इसका स्वागत नहीं करेंगे। हम इसको इसी तरीके से कहेंगे कि अगर जिसको अच्छी लगे तो ले ले, नहीं लगती तो उस पे NPS पे रहे। OPS की डिमांड हमारी कभी नहीं रही है। प्लीज, हम ये चाहते हैं कि एम्प्लॉइज के हक में जितने ज्यादा से ज्यादा फायदे बन सकते हैं वो सरकार को देने चाहिए। अब आपके सवाल को मैं जवाब को सिंप्लीफाई कर दूं। आप कह रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी की कोई डिमांड नहीं है OPS की, नंबर 1, और नंबर 2 जो आपने कहा ना जिसकी मर्जी तो सर एक ही है, NPS से तो बेटर UPS में आदमी यही लेगा, NPS क्यों लेगा आदमी? वो तो इससे बेटर है, यही है। तो आप सीधा सवाल मतलब ये है। गोपाल जी एक सवाल आपके, अग्रवाल जी आपके लिए, गोपाल अग्रवाल जी, आप लोगों को ये अंदाजा है, मैं जो जिस पॉइंट पे आपको लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी लोकसभा चुनाव हुए, अभी जो वाजपेयी जी क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो गांव में आदमी रहता है, शहरों में आदमी रहता है, बहुत बेसिक सी उसको समझ होती है और वो बहुत मोटी चीज़ समझता है। PPF कटता है हम लोगों का, EPF भी कटता है। PPF लोग वॉलंटरी जाकर खुलवा लेते हैं, उसमें एक सिक्योर इंटरेस्ट रेट आप देते हैं गारंटी के साथ, EEE प्रोडक्ट है PPF, है ना? तो इसलिए उसमें बहुत लोग पैसे लगाते हैं इस भरोसे पे, इस गारंटी पे। तो जब आप ये तब ये तर्क क्यों नहीं देते कि आप PPF कल से खत्म, सब लोग जाओ शेयर मार्केट में ETF खरीदो जाके? क्यों नहीं आत्मनिर्भर बनाना चाहते आप? क्यों आप सबको हैंडीकैप दिए हुए PPF का, EPF का? खत्म करिए इसको, सबको आत्मनिर्भर बनाइए, सब लोग ETF में लगाए पैसा, म्यूचुअल फंड खरीदे, शेयर खरीदे, वहां आप गारंटी देते हैं क्योंकि सोशल सिक्योरिटी आपको चाहिए। भविष्य निधि उसका नाम ही है कि वो भविष्य की निधि है। लेकिन पेंशन देते समय आप सारे ज्ञान बता रहे हो मेरे को। तो वो जो गांव में बैठा हुआ आदमी है उसको सिर्फ ये बात समझ में आती है कि आप OPS लागू नहीं कर रहे हैं, जो कि मेरे साथ एक धोखा कर रहे हैं आप हर दिन एक नई चीज ट्वीक करके ले आते हैं, कलर कलेवर बदल के। अग्रवाल जी, आप एक बेसिक चीज, आप भी पत्रकार हैं, बहुत समझदार हैं, इसलिए घुमा रहे हैं थोड़ी बात को।
हाँ। ये जो ओपीएस है किसके लिए था बताइए आप? केवल सरकारी कर्मचारी के। बाकी हाँ। जो प्राइवेट और इतने हैं जो ग्रामीण क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, उनको भी ओपीएस मिलता था। एनपीएस में क्या फायदा है? एनपीएस नहीं, सभी, मैं तो कह रहा हूँ पेंशन सबको मिलनी चाहिए। अभी तो ये आपने इसीलिए छेड़ दिया, मैं तो डिमांड कर रहा हूँ यहाँ से, यही तो मैं सबको आपको मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? एक मिनट रुको ना आप, अरे मुझसे आप टैक्स लेंगे और मेरे टैक्स से पेंशन बांटेंगे, और मैं पेंशन मांग रहा हूँ तो आप मुझे नहीं दे रहे हैं। बताइए, बात तो सुनो। सुनो ना, आपने छेड़ा इसलिए। एनपीएस इसीलिए लागू किया था कि उसमें केवल सरकारी कर्मचारी नहीं, बाकी लोग भी इंक्लूड हो जाए, प्राइवेट सेक्टर के लोग भी हो जाए। उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन करके प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड कर दिया था, ताकि एनपीएस स्कीम के अंतर्गत कोई भी आदमी एनपीएस के अंतर्गत एक पेंशन की एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम में एंट्री हो जाए। तो यूपीएस और ओपीएस केवल सरकारी कर्मचारी के लिए रहे, और उनके लिए हो सकता है बेनिफिट, और उसमें कंपेयर कर लेंगे। कुछ आप कहोगे कि भाई ओपीएस में उनको ज्यादा मिलता था, यूपीएस में थोड़ा कम मिलता है। ये जो अभी वाजपेयी जी ने कहा, ये इश्यूज को हम देख लेंगे। कर भी बात भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, फिर भी शायद क्लैरिटी नहीं हुई, तो बात अलग है। अच्छा, यूपीएस क्या प्राइवेट वाले नहीं ले सकते? नहीं, यूपीएस प्राइवेट वालों के लिए थोड़ी है वो। तो ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं आप? पहले तो नहीं था एनपीएस में, अभी ये भेदभाव क्यों? हाँ, तो ये ओपीएस, क्योंकि उनको ओपीएस में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलते थे। अरे दादा, अभी मैं एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूं तो आप करो मैं घुमा रहा हूं। अब आप घुमा रहे हो, पहले आपने इक्वलाइज कर दिया, अब आप भेदभाव कर रहे हो। मैंने एक मूल प्रश्न को पहले सुनो आप, देखो मैंने एक बेसिक क्वेश्चन आपके सामने रखा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए ये स्कीम है, किसी को ऐसा नहीं कंफ्यूजन हो कि जो आप नई स्कीम लेके आए हैं। लेकिन सरकारें जो है सोशल सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें लगाती है। पीपीएफ सबके लिए है ना, ऐसा थोड़ी कि खाली सरकारी कर्मचारी खोलेंगे पीपीएफ अकाउंट। मैं भी खोलता हूँ, ट्रिपल ई का फायदा लेता हूँ। एनपीएस भी तो है। उसको क्यों आपने ऐसा कर रखा है? उसी मूल भावना को पकड़िए आप, शब्दों को नहीं। उसी मूल भावना के तहत आप बाकी चीजें क्यों नहीं करते? कहीं करते हैं, कहीं नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन यहां पे उठता है कि जब आप नीचे वाले को समझाने जाओगे ना, तब वो नहीं समझेगा। अरे नीरज जी, आप मान लो, आप कोई हिस्ट्री को भी तो देखोगे ना, जो चला आ रहा है उसी के उसको इम्प्रूव करेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप। एंड पहले किसी को पेंशन नहीं मिल रही थी, प्राइवेट सेक्टर को, केवल सरकारी कर्मचारियों को और आर्म फोर्सेस वगैरह कोई पेंशन मिल रही थी। और अब सरकार ने एनपीएस लाया कि सबको हो जाएगा, इक्विफाई करा। लेकिन वहां पे डिमांड ये है कि पहले उनको बहुत ज्यादा मिल रहा था, उनका कम हो गया एनपीएस में, तो उनके लिए यूपीएस से कॉम्प्रोमाइज के लिए लेके आए। तो ये डेमोक्रेसी में कॉम्प्रोमाइज को आप केवल ये कहो कि नहीं। और एक में और प्रेम कुमार जी ने एक मेरी बात को कहा था कि फिस्कल, ये जो प्रूडेंस है, इसका मतलब ये नहीं किसी को दे दिया तो प्रूडेंस है, नहीं है, ऐसा नहीं। मैंने कहा फिस्कल प्रूडेंस का मतलब आप जो भी चीज किसी को बेनिफिट दो उसको बजट में प्रावधान करो, इसको फिस्कल प्रूडेंस कहते हैं। हम कह रहे हैं कि ओपीएस में कोई फिस्कल प्रूडेंस नहीं था, सरकार बस जो प्रोवाइड एज यू पे। तो आने वाले सर, गोपाल सर, एक मुझे ब्रेक लेना है। एक मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक से लौट के आगे गोपाल कुमार जी से जरा थोड़ा पॉलिटिकली समझते हैं, आम नागरिक की तरह ये भी तो कुछ देखते होंगे। ब्रेक के बाद लौट के आता है। आज बहस चल रही है ओपीएस बनाम एनपीएस बनाम यूपीएस। अब क्या चक्र में आगे फिर से ओपीएस आएगी, ये क्वेश्चन है, इसी पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं। गोपाल कुमार जी हमारे साथ हैं। गोपाल कुमार जी, ना आप थोड़ा एक्चुअली वाले फ्रेम से बाहर आ जाओ। अब आप एक आम आदमी की तरह सोचो कि जिस तरह से ये कामकाज हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं इसलिए बार बार इसको पूछ रहा हूँ कि सरकार क्या दोबारा सोचेगी कि ओपीएस की तरफ चले जाए? क्योंकि वो हर फैसले को जितनी तेज़ी से चेंज कर रहे हैं, उससे ये उम्मीद बनती है। अभी किसी वाजपेयी जी ने बहुत अच्छा सवाल लिखा कि हम लोग ऐसे देखते हैं तो बहुत सारे इश्यूज़ को एड्रेस करेगी सरकार। तो उस एम्प्लॉय को ये उम्मीद बन गई है कि ये सरकार झुकेगी, अभी ओपीएस लाएगी, थोड़ा और प्रेशर बनाते हैं। चुनाव है ना भी 4 राज्यों के,